हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका है मधु कांकरियज। इस पाठ में लेखिका ने पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गैंगटॉक, जिसे अब गंगटोक भी कहते हैं, और हिमालय की यात्रा का बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया है। और साथ ही उन्होंने वहाँ के जनजीवन, प्राकृतिक सौंदर्य और मेहनत मजदूरी करते पहाड़ी लोगों की जीवन यापन को दर्शाया है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ साना साना हाथ जोड़ी। लेखिका गंगटोक शहर के रात के नज़ारे का वर्णन करते हुए बताती हैं कि रात के समय में उन्हें गंगटोक शहर को देखकर हैरानी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान उल्टा पड़ा हुआ है और तारे बिखर कर नीचे आ गए हों। वह रात में जगमगाते गंगटोक शहर का खूबसूरत नज़ारा था। रात में पहाड़ी एरिया में जिन घरों में लाइट चमकती है तो वह सचमुच तारों के समान चमकते दिखाई देते हैं और ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। गंगटोक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनत से अपना जीवन यापन करते हैं और चिंता मुक्त रहकर खुशी खुशी मनमौजी जीवन बिताते हैं। सुबह होने पर लेखिका ने एक नेपाली प्रार्थना गुनगुनाई, जो उन्होंने एक नेपाली युवती से सीखी थी। साना साना हाथ जोड़ी, जिसका अर्थ है कि हे भगवान, मैं अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। इसके बाद लेखिका अपने बाकी साथियों के साथ युमथांग के लिए निकल पड़ती हैं। उनके मन में कंचनजंगा की चोटी देखने की बहुत इच्छा थी, लेकिन मौसम साफ न होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया। बस चारों ओर खिले हुए तरह तरह रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे थे। गैंगटॉक और युमथांग की दूरी 149 किलोमीटर यानी 149 किलोमीटर की थी। युमथांग का अर्थ है गार्डियन। उनका ड्राइवर जितेन नार्गे, जो कि उनका गाइड भी था, वही उनको वहाँ की सारी जानकारी दे रहा था। रास्ते में उन्हें कतार में लगी सफेद बौद्ध पताकाएं भी दिखाई दी, यानी झंडे दिखाई दिए, जिन पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया कि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 पताकाएं फहराई जाती हैं। कई दुकानों पर उन्होंने दलाई लामा की तस्वीर भी लगी देखी। रास्ते में उन्होंने क्वीनलॉन्ग स्टॉप नामक एक ऐतिहासिक स्थान भी देखा। एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र भी देखा, जिसे धर्म चक्र या प्रेयर व्हील भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। धीरे धीरे वह ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे थे। बाजार, लोग, बस्तियां सभी पीछे छूटते जा रहे थे। वहां काम करते हुए सभी नेपाली युवक युवतियां आंखों से ओझल हो रहे थे। धीरे धीरे करके हिमालय भी अपने विराट रूप में सामने आ रहा था, जिसे देखने के लिए सभी लोग बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे। हिमालय की उस असीम सुंदरता को देखकर सभी लोग झूमते गाते जा रहे थे। लेखिका उस दृश्य को अपने अंदर कैद करना चाहती थी। वहां बहने वाली तिस्ता नदी भी सिलीगुड़ी से ही साथ ही बह रही थी। आगे उनकी जीप एक जगह जाकर रुकती है, जहां ऊंचाई से पूरे फोर्स के साथ ऊपर शिखर से जहाज के समान गिरता झरना बह रहा था, जिसका नाम सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल था। इसके बाद थोड़ी और दूरी पर जाकर जीप रुकवा दी गई, क्योंकि लेखिका और उनके बाकी सभी साथी लोग इधर उधर घूमकर वहां के सौंदर्य को निहारना चाहते थे। लेखिका ने देखा कि कुछ औरतें पत्थर तोड़ रही थी और कुछ औरतों की पीठ पर उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। जहां एक और स्वर्ग के समान सुंदरता, नदी, फूलों की वादियां और झरने थे, वही दूसरी ओर वहां के लोगों को जिंदा रहने के लिए भूख और मौत की जंग में मातृत्व और श्रम साधना भी दिखाई दे रही थी। BRO की एक कर्मचारी से पूछने पर लेखिका को पता चला कि ये सभी महिलाएं पहाड़ी सड़कों को चौड़ा करने का कार्य कर रही थीं, जिसमें बहुत से लोगों की जान भी जा चुकी थी। रास्ते में जगह जगह सरकार के चेतावनी बोर्ड भी लगे हुए थे। लेखिका ने मेहनत मजदूरी करती उन आदिवासी युवतियों के खुले हुए पांव और पत्थर तोड़ने के कारण हाथ में पड़े हुए छालों को भी देखा, जिसे देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ। अब लेखिका और बाकी के सभी साथी आगे जाने के लिए जीप में बैठ चुके थे। रास्ते में उन्होंने स्कूल से लौटते बच्चों को भी देखा। आगे रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा था।
सूरज ढलने के साथ साथ पहाड़ी औरतें गाय चराकर लकड़ी के गट्ठर लेकर घर लौट रही थी। चाय के बागान से गुजरते हुए लेखिका ने युवतियों को बोको पहने भी देखा, जो एक सिक्किमी परिधान होता है। वह युवतियां चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। योनथांग पहुंचने के लिए उन्हें रात में लायो रुकना पड़ा, जो कि एक छोटी शांत बस्ती थी। वहां पर वो सभी लोग तिस्ता नदी के किनारे बने एक छोटे से घर में रुके। लेखिका नदी के किनारे पत्थर पर बैठकर वहां के सुकून और सौंदर्य को महसूस कर रही थी। उनके लिए हिमालय अब कविता ही नहीं, दर्शन बन गया था। सभी सैलानी रात मिलकर खूब नाचे और गाए। लायन की सुबह बहुत ही शांत थी। वहां के लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार था। लेखिका बर्फ देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थी, लेकिन उन्हें बर्फ देखने को नहीं मिली। वहीं के एक सिक्किमी युवक ने बताया कि प्रदूषण के कारण बर्फ लगातार कम होती जा रही है। बर्फ देखने के लिए उन्हें कटाव जाना पड़ेगा। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव लायून से 500 फीट की ऊंचाई पर था, जहां से अब उनका सफर कटाव के लिए शुरू हुआ था। कटाव का रास्ता बेहद खतरनाक था। जगह जगह धुंध लगी हुई थी और बारिश भी हो रही थी। करीब आधे घंटे बाद कटाव के निकट पहुंचते ही बर्फ के पहाड़ दिखने लगे। लेखिका की एक सहेली थी जो कि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने कटाव पहुंचकर बोला कि स्विट्जरलैंड न इतनी ऊंचाई पर है और न ही इतना सुंदर। कटाव में चारों ओर बेहद सुंदरता बिखरी हुई थी। वहां पहुंचकर सभी सैलानी बर्फ में कूदने लगे। लेखिका भी बहुत खुश थी और बर्फ का आनंद ले रही थी। उनकी बर्फ देखने की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। कटाव में एक भी दुकान नहीं थी, क्योंकि वह योनथांग की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। लेखिका की सहेली मणि कहती है कि ये हिम शिखर पूरे एशिया के जल स्तंभ है। ये सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह करते हैं और गर्मियों में यही बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाते हैं। थोड़ी और दूरी पर फौजी छावनियां थी। कुछ ही दूरी पर चीन सीमा थी। लेखिका सोचती है कि इतनी कड़ाके की ठंड में ये फौजी कैसे पहरा देते हैं। एक फौजी छावनी पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। इसके बाद सभी सैलानी लायू वापस लौटकर योनथांग की ओर चल दिए। योनथांग की घाटियों में उन्होंने बहुत से प्रियोता और रोडोडेंड्रो के फूल देखे, जो बहुत ही आकर्षित कर रहे थे। हिम शिखरों को देखने के बाद लेखिका को योनथांग फीका लग रहा था। वहां उन्हें कुछ भारतीय लोग भी मिले। सिक्किम के लोग भारत को मिलकर बहुत खुश हैं। लौटते वक्त जितेन उन्हें वहां की तरह तरह की जानकारियां दे रहा था। उसने सभी सैलानियों को गुरु नानक देव से जुड़ा स्थान और देवी देवताओं का निवास भी दिखाया। उसने कहा कि यहाँ कोई गंदगी नहीं फैलाता, तभी गैंगटॉक शहर इतना सुंदर है। जितेन ने लेखिका को बताया कि योनथांग पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। सिक्किम के भारत में मिलने के कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता ने सोचा कि यहाँ सिर्फ फौजियों को ही रखकर क्या होगा, इसे टूरिस्ट स्पॉट भी बनाया जाना चाहिए। तभी से यहाँ घाटियों से रास्ते निकालने का काम अभी तक चल रहा है। लेखिका सोचती है कि मनुष्य की इस असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है।